नमस्कार मित्रों, यूनिवर्सल के ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज सिंह। आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज चौथा वीडियो जो है हम लोग डालने जा रहे हैं। आप लोग चैनल से लगातार जुड़े रहें। आपको जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंटेंट यहाँ से मिलते रहेंगे। अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है, तो उसमें जिनका सोशल का सब्जेक्ट है उसके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें मोहम्मद गौरी का आक्रमण। गौरी भारत में आता है, क्या क्या जो है यहाँ उसके आने से चेंजेस होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमको थोड़ा सा आपके लाइक और सब्सक्राइब से एनर्जी मिलती है, हम चैनल को और अच्छे से आगे बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। हम लोगों की टीम द्वारा डाले गए ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण की। ये भारत के बगल का ये क्षेत्र पाकिस्तान, और इसके ऊपर ये लगा हुआ क्षेत्र जो है अफ़गानिस्तान। देखिए, गजनी साम्राज्य के पतन के बाद इनके सामंत के रूप में गौर साम्राज्य का उदय होता है। गौर साम्राज्य की स्थिति क्या थी? यहाँ पड़ता है गजनी। ये एरिया कौन सा है? ये है गजनी। ये एरिया है आपका गौर प्रांत, और ये है हेरात। यानी कि हेरात और गजनी के बीच में गौर साम्राज्य पड़ता था। हेरात और गजनी के बीच में गौर साम्राज्य पड़ता था। जब गजनी साम्राज्य का पतन चालू हुआ तो इसी बीच यहाँ के राजाओं द्वारा जोहाक नामक एक व्यक्ति को गौर साम्राज्य का सूबेदार नियुक्त किया गया। ध्यान देंगे, गजनी और हेरात के बीच में गौर साम्राज्य स्थित है। गौर साम्राज्य के प्रारंभिक राजा गजनियों के सामंत थे। जब ये पतनोन्मुख था साम्राज्य, उसी टाइम गौर प्रांत में इन्होंने अपना एक प्रांतीय सूबेदार नियुक्त किया, जिसका नाम था जोहाक। जोहाक जब गौर प्रांत पहुंचा तो इसने गजनी साम्राज्य के पूर्वजों की यहाँ पर जो भी कब्रिस्तान थे सबको खुदवाना चालू कर दिया, और इसने एक स्वतंत्र गौर राजवंश की नींव डाली। ठीक है, जोहाक के बाद इनका उत्तराधिकारी हुआ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के दो पुत्र थे, एक का नाम था गयासुद्दीन और दूसरे का नाम था सिहाबुद्दीन। गयासुद्दीन और सिहाबुद्दीन दो पुत्र थे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। जोहाक का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन के दो पुत्र गयासुद्दीन और सिहाबुद्दीन, और यही सिहाबुद्दीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा, और कह सकते हैं कि एक हिसाब से गौर साम्राज्य का जो बंटवारा था ये दो भागों में हो गया, पूर्वी गौर साम्राज्य और पश्चिमी गौर साम्राज्य। तो पश्चिमी गौर साम्राज्य का जो हिस्सा था वो किसके हिस्से में आया? गयासुद्दीन के। और पूर्वी साम्राज्य का जो हिस्सा था ये किसको मिल गया? सिहाबुद्दीन को। सिहाबुद्दीन ने पूरब की ओर, यानी मोहम्मद गौरी ने पूरब की ओर आक्रमण किया, और गयासुद्दीन ने क्या किया कि ये गजनी को जीतकर इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, सिहाबुद्दीन गौर प्रांत का रहने वाला था, इसीलिए इनको मोहम्मद गौरी कहा जाता है। आगे ध्यान देंगे, जब इनका आक्रमण होता है उस टाइम भारत की स्थिति क्या थी? मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय
भारत की स्थिति क्या थी, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देंगे, ये एरिया दिल्ली है और इस टाइम पे दिल्ली में चौहान वंशीय एक राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज थर्ड। राय पिथौरा की उपाधि के साथ ये शासन किया करते थे। ये कन्नौज है, कन्नौज उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, आप जानते होंगे। कन्नौज में इस समय गहड़वाल वंश का शासन था और गहड़वाल वंश के जो राजा थे इस टाइम उनका नाम था जयचंद्र। ठीक है, ये एरिया बंगाल है। बंगाल में इस समय सेन वंश का शासन था। बंगाल में सेन वंशीय राजा लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे। ये बिहार है, बिहार में इस टाइम पाल वंश का शासन था। ये है गुजरात, गुजरात में इस समय चालुक्य सोलंकी वंश, चल रहा था और चालुक्य सोलंकी वंश के शासक मूलराज द्वितीय यहाँ शासन कर रहे थे। चालुक्य सोलंकी वंश के शासक मूलराज द्वितीय यहाँ शासन कर रहे थे। तो ये गौरी के भारत पर आक्रमण के समय भारत की स्थिति थी। ठीक है, ये जो पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान में 3 मुस्लिम साम्राज्य थे। मैं इसको यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ। पाकिस्तान में इस टाइम 3 मुस्लिम साम्राज्य थे। एक था लाहौर, दूसरा था मुल्तान और तीसरा था सिंध। पंजाब इसी सिंध का हिस्सा था। लाहौर, मुल्तान और सिंध, ये 3 क्षेत्र। अब देखिए स्थिति क्या थी। जब गौरी का भारत पर आक्रमण चालू होता है उस टाइम पे भारत की स्थिति कैसी थी। दिल्ली पे चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, इनका शासन था। कन्नौज पर गढ़वाल वंशीय राजा जयचंद का शासन था। बिहार में पाल वंश का शासन था। बंगाल में सेन वंशीय राजा लक्ष्मण सेन का शासन था। और ये चालुक्य सोलंकी वंश कहाँ था, गुजरात में, जिसके शासक थे मूलराज द्वितीय। यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न ये है कि कुछ किताबों में मूलराज द्वितीय के जगह पर भीम द्वितीय का नाम मिलता है। ठीक है, तो अब देखिएगा मोहम्मद गोरी के आक्रमण कैसे होते हैं भारत पे। मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण होता है वो होता है कब, 1175 ईस्वी में। कहाँ होता है, मुल्तान पर। और इस समय मुल्तान में करमाथी वंश के राजाओं का शासन था। ठीक है, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण कहाँ होता है, मुल्तान पर। और मुल्तान को मोहम्मद गोरी जो है ये जीत लेता है। इसके बाद 1176 में गोरी ने उच्छ पर आक्रमण किया, उच्छ को जीत लिया। उच्च को जीतने के बाद ये गुजरात की ओर आगे आया और इस समय गुजरात के जो राजा थे मूलराज द्वितीय, ठीक है, इन पर आक्रमण हुआ कब, 1178 ईस्वी में। कहाँ, गुजरात पर। गुजरात के जो राजा थे मूलराज द्वितीय, इन्होंने माउंट आबू के निकट मोहम्मद गौरी की सेना को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी की सेना को पराजित कर दिया और ये गौरी की भारत में पहली पराजय थी। इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय कब हुई, तो 1178 ईस्वी में। कहाँ हुई, गुजरात में। और इनको हराया किसने, चालुक्य सोलंकी वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने। इसके बाद गौरी ने 1180 में पेशावर, 1181 में लाहौर
1181 में लाहौर, 1185 में सियालकोट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, गोरी का भारत में पहला आक्रमण 1175 में कहाँ हुआ? मुल्तान। इस समय यहाँ शासन किसका था? करमाती वंश के राजाओं का। 1176 में इन्होंने उच्छ पर आक्रमण किया, उच्छ को जीत लिया। 1178 में गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंशीय राजा मूलराज द्वितीय ने इनको माउंट आबू पर्वत के निकट पराजित किया। ये गोरी की भारत में पहली पराजय थी। इसके बाद इन्होंने 1180 में पेशावर, 1181 में लाहौर, 1185 में सियालकोट पर कब्जा कर लिया। एक महत्वपूर्ण आक्रमण इनका होता है 1186 ईस्वी में, कहाँ? पंजाब पर। और पंजाब में इस समय शासन किसका था? गजनवी वंश के एक शासक थे, गजनवी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था खुसरो शाह। तो 1186 ईस्वी में इन्होंने खुसरो शाह को पराजित करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब देखिए आप, इनके कब्जे में ये पूरा हिस्सा और पंजाब का हिस्सा, ये वाला पोर्शन, ये इनके कब्जे में आ गया। इसके बाद फिर मोहम्मद गोरी दिल्ली की ओर अग्रसर होता है। आगे ध्यान देंगे, दिल्ली में मैंने बताया चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। और 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हो गया। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में, मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ और युद्ध मैदान से भाग गया। ठीक है, इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और मोहम्मद गौरी इनकी हत्या कर देता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था ये दो क्षेत्रों पर मुख्य रूप से था। एक तो दिल्ली और दूसरा अजमेर। ये ध्यान देंगे, दिल्ली और अजमेर में इनका शासन था। तो गौरी करता क्या है? दिल्ली पर तो कब्जा कर लेता है, लेकिन अजमेर में ये पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हरिराज को गद्दी पर बैठा देता है। ठीक है, पृथ्वीराज के पुत्र हरिराज को गद्दी पर बैठा देता है। और 1198 ईस्वी में हरिराज की मृत्यु के बाद इसने अजमेर पर भी कब्जा कर लिया। इन युद्धों में माना जाता है कि जो कन्नौज के गहड़वाल वंशीय राजा जयचंद थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। इस युद्ध में गहड़वाल वंशीय राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। इसके बाद 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर कन्नौज में यमुना नदी के तट पर है और तराइन हरियाणा में है। ठीक है, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद की हत्या करके कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब ये पूरा एरिया जो है ये गौरी के कब्जे में आ गया। इसके बाद गौरी गौर प्रांत वापस चला गया, लेकिन वापस जाने के पहले इसने अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना भारत में जीते हुए समस्त क्षेत्रों का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और उत्तराधिकारी को उस टाइम बोलते थे हम इक्तादार। उत्तराधिकारी क्या, इक्तादार मान लीजिए आप, इक्तादार नियुक्त कर दिया। ऐबक को इसने क्या किया? अपने समस्त विजित क्षेत्रों का इक्तादार नियुक्त कर दिया। अगर आप देखें तो आंशिक रूप से इक्तादारी प्रथा की शुरुआत जो है वो
मोहम्मद गौरी द्वारा कर दी गई और इनका पहला इक्तादार कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। हालांकि इल्तुतमिश के टाइम पर इक्तादारी प्रथा को काफ़ी बड़े पैमाने पर लागू किया गया, लेकिन अगर आप शुरुआत देखें तो शुरुआत इसकी किसने की? ऐबक ने की। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी पुनः वापस आता है और सिंध प्रांत के निकट ठट्टा नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है और इनकी हत्या के बाद इनके दास ऐबक ने भारत के इन विजित क्षेत्रों पर गुलाम वंश की नींव डाली। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी, वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं था, तो इनके द्वारा जो खरीदे गए दास थे यही जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से शासन चलाते थे। तो गौरी की मृत्यु के बाद इनके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। ठीक है, आगे ध्यान देंगे थोड़ा सा। गौरी ने जो सिक्के जारी किए उसमें हिंदुओं की देवी लक्ष्मी का अंकन करवाया। गौरी के सिक्कों पर हिंदुओं की देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। गौरी के भारत पर आक्रमण के विषय में जानकारी मिनहाजुद्दीन सिराज की एक पुस्तक है जिसका नाम है तबकात ए नासिरी से मिलती है। ठीक है, इसने अपने सिक्कों पर हिंदुओं की देवी लक्ष्मी का अंकन कराया। मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में गौरी के भारत पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है। एक अन्य महत्वपूर्ण किताब हसन निजामी की है और इसका नाम है ताजुल मासिर। ये किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ताजुल मासिर के लेखक कभी कभी पूछ लेते हैं हसन निजामी, और इसमें भी जो है किसका? मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने का जो है इतिहास मिलता है। ठीक है, अब जब भारत पर कब्जा हो गया किसका? चूँकि गौरी की 1206 में मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद इनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए राजवंश की नींव डाल दी जिसका नाम था गुलाम वंश। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, बस कारण ये है कि गुलाम वंश में भी 3 राजवंश थे। जब गौरी की मृत्यु हुई तो गौरी की मृत्यु के बाद इनके 3 उत्तराधिकारी ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और यल्दौज, ये 3 उत्तराधिकारी सामने आ गए। ऐबक का शासन कहाँ था? भारत में था। कुबाचा का सिंध में था। कुबाचा का कहाँ था? सिंध में था। और यल्दौज का मुल्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन रहा। ऐबक ने क्या किया? ऐबक ने लगभग भारत के जीते हुए क्षेत्रों को एक सूत्र में पिरोया और यहाँ पर गुलाम वंश की नींव डाल दी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ऐबक जब गद्दी पर बैठा, अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही हो या कुछ भी पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आगे ध्यान देंगे, हम बात कर रहे थे गुलाम वंश की। गुलाम वंश में भी 3 राजवंश थे, ये थोड़ा सा समझेंगे।
एक का नाम था कुतवी, दूसरे का नाम था पहला राजवंश कुतवी, इसका संस्थापक था ऐबक। ऐबक का टाइम 1206 से 1210। तो आप ये पूरे राजवंश का, कुतवी राजवंश का टाइम 1206 से 1210। दूसरा था इलवरी, इसके संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1265, 1210 से 1265। और तीसरा था बलबनी राजवंश, बलबनी राजवंश, और ये था 1265 से 1290 तक। और इसका जो संस्थापक था वो था बलबन। जो इलवरी है इसको कहीं कहीं शमसी भी बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इलवरी कबीले का तुर्क था, राजवंश शमसी था। और जनरली हम गुलाम वंश को कहीं कहीं लिखा देखते हैं ममलूक राजवंश। तो ममलूक राजवंश क्या था? इन तीनों राजवंशों को अगर आप मिला दें, कुतवी, शमसी और बलबनी, इन तीनों राजवंशों को मिलाकर जो है जो नया राजवंश बना वो कहलाता है ममलूक राजवंश। ठीक है, गुलाम वंश या ममलूक राजवंश इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुलाम वंश में 3 राजाओं ने बारी बारी शासन किया, 3 राजवंशों ने बारी बारी शासन किया। पहला कुतवी, जिसका संस्थापक ऐबक था। ऐबक की मृत्यु के साथ ही ये राजवंश खत्म हो जाता है, क्योंकि 1210 में जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो ये शमसी राजवंश की नींव डाल देता है। 1265 तक इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों ने शासन किया। इनका अंतिम उत्तराधिकारी हम बात करें इस वंश का, शमसी वंश का, तो वो था नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद इनके ससुर भी बोल सकते हैं और इनके सेनापति भी बोल सकते हैं, बलबन, ये गद्दी पर बैठते हैं 1265 में। और 1265 में इन्होंने बलबनी राजवंश की नींव डाली और इस राजवंश ने 1290 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, 1290 ईस्वी तक शासन किया। और इनके शासन के पश्चात फिर यहाँ पर खिलजी राजवंश की शुरुआत होती है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, लेकिन दिल्ली सल्तनत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। बस थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत जो है ये 1206 से गौरी की मृत्यु के बाद 24 जून 1206 से लेकर 1526 तक लगभग 302 वर्षों तक जो है, 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत चलता है। इस पर 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही है।